तो मैं डॉक्टर संजय कटियार और आज फिर से हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, एसिडिटी पे। तो जनरली सोचा जाता है कि एसिडिटी का मतलब होता है एसिड का प्रोडक्शन हाई होना, बट एक्चुअली में ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब है इसका उल्टा होता है। एसिडिटी जब होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एसिड बन रहा है। 90% या इवन कह लें मिनिमम 80% पेशेंट्स में क्या होता है कि एसिड का सिक्रीशन कम हो रहा होता है। तो कम सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि इसको मैं बेसिक समझाता हूँ। हमारे बॉडी का पीएच इज़ 7.3 टू 7.5। वाटर पीएच इज़ 7। 7 से अगर ऊपर जाते हैं तो एल्कलाइन होता है, 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक होता है। हमारे स्टमक का जो पीएच है वो 1 to 3 रहता है, इतना हाईली एसिडिक होता है। तो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, एजिंग की वजह से, कुछ फूड की वजह से ये एसिड का प्रोडक्शन जो है ना धीरे धीरे कम होने लगता है। उससे क्या होता है कि जो इसको डिफेंस करने वाली जो मैकेनिज़्म है, जो एसिड से हमको प्रोटेक्ट करती है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि एसिड तो अब है नहीं, तो उस मैकेनिज़्म की इतनी क्या ज़रूरत है। लेकिन वो एसिड जब हम कुछ फूड ऐसे कंज्यूम करेंगे कि वो थोड़ा सा भी बढ़ेगा या एसिड थोड़ा सा भी आएगा, तो उस एसिड को मौका मिल जाता है हमारे फूड पाइप में जाने का। फूड पाइप में क्यों जाता है? क्योंकि एक वॉल्व होता है बिटवीन हमारे फूड पाइप एंड स्टमक, वो वॉल्व ओपन रह जाता है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि एसिड तो अब इतना है नहीं। तो वो वॉल्व जब ओपन रह जाएगा तो वो जो वीक एसिड है वो ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब ओसोफेगस या फूड पाइप में। तो अगर एसिड कम है लेकिन फिर भी एसिड है वो, और अगर उसको ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा तो वो बर्न करेगा हमारे फूड पाइप की इंटरनल जो वॉल है। उससे क्या होगा कि फूड पाइप में हमारी बर्निंग सेंसेशन होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी। अब आप सर्च करोगे, कुछ लोग तो आप ओवर द काउंटर ड्रग खरीद लेते हैं लाइक पेंटाप्रोजोल और इसमें प्रोजोल, इस टाइप की ड्रग्स, रेवाप्रोजोल, खुद से ही लेने लगते हैं। या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी मोस्टली यही गोलियां लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एसिड प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा मतलब नो एसिड, तो पीएच आपका अराउंड 7 पहुंच जाएगा। जब पीएच 7 पहुंच जाएगा तो जब ये एसिड रिफ्लेक्स होगा, मीन्स ऊपर की तरफ जाएगा आपके फूड पाइप में, तो आपको बर्निंग नहीं फील होगी, क्योंकि अब तो एसिड बिल्कुल ही ज़ीरो है। आपको ये लगेगा कि एसिड ज़्यादा बन रहा था इसलिए मैंने पेंटाप्रोजोल लिया, इसलिए मुझे आराम आ गया। बट प्रॉब्लम फर्स्ट प्लेस में ये था कि एसिड कम बन रहा था, उसकी वजह से पीएच ज़्यादा था। उसकी वजह से जो उसको डिफेंस की मैकेनिज्म थी वो एक्टिव नहीं थी, मतलब वॉल क्लोजर की। और वो जब आपने पेंटाप्रोजोल लिया तो एसिड बना नहीं। आप इमेजिन करो कि वहाँ पे पीएच नेचर ने डिज़ाइन किया है कि 1 to 3 होना चाहिए, और आपका नेचुरली अब जो 5 to 6 का पीएच का एसिड बन रहा था, उससे बर्निंग हो रही थी माइल्ड एसिड से। अब आपने पेंटॉप खा ली, अब वो पीएच 7 या उससे ज़्यादा हो गया। तो नेचर चाहती थी कि पीएच 1 to 3 रहे। आपने मेंटेन कर रखा है 7 और उससे एबव। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इतना हाई एसिड बनता क्यों? या फिर हाई एसिड का मतलब होता है लो पीएच। तो इतना लो पीएच नेचर क्यों रखती है स्टमक में? ये मेनली प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रखती है। और क्या रखती है? जो भी आपके पैथोजेंस आएंगे लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनको किल करने के लिए होती है। तो अगर आपका एसिड का प्रोडक्शन कम है तो ये स्टेलाइज नहीं हो पाएगा आपका फूड ठीक से, इन्फेक्शंस होने के बार बार ज़्यादा चांसेस होंगे। दूसरा क्या होगा? प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में को दिक्कत होने वाली है। और अगर इसके डिफेंसिव मैकेनिज्म की वजह से आपका वॉल्व ओपन रहता है जो वीकन हो गया है, ये एसिड आप जब लेटोगे या नॉर्मली भी ये ऊपर आपके मुंह तक भी जा सकता है। तो आपको हमेशा नेक में या आपके मुंह में आपको इरिटेशन सा लगेगा। आपको लगेगा कि आपको कोल्ड सा है, बट एक्चुअली में वो कोल्ड नहीं होता। वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। रिफ्लक्स का मीन्स एसिड आपके कि जो म्यूकोसा है माउथ कोरल कैविटी की, उसको इरिटेट करता है। इससे ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, इससे में रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ एसिड्स। तो इसके इतने ज़्यादा इफेक्ट है। अगर ये प्रोटीन स्टमक में और फैट स्टमक में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये आगे जाके अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वहाँ टाइम लगेगा, खाना स्टे करेगा, तो खाना स्टे करेगा, टाइम लगेगा, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, फिर उससे गैसेस बनेंगी। तो इससे फार्टिंग, ब्लोटिंग, बर्पिंग, सब यही से प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रॉब्लम कहाँ था? आपके स्टमक में। एक चीज़ मैं पता ना भूल गया, जब स्टमक में आपका पीएच नीचे जाता है हाई एसिड की वजह से, तो उस समय आपका गॉल ब्लैडर भी श्रिंक करता है उससे सिग्नल लेके। अगर आपका स्टमक एसिड ही नहीं बन रहा तो गॉल ब्लैडर श्रिंक नहीं होगा। गॉल ब्लैडर से श्रिंक होकर बाइल निकलता है, इसको हम पित्त कहते हैं। पित्त का काम होता है फैट को डाइजेशन करना प्रॉपरली।
तो अगर एसिड कम है तो फैट का भी डाइजेशन इस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर श्रिंक नहीं हो पाएगा। अब इसको इनहेंस करने के क्या तरीके हैं? अब एक कॉमन सा लॉजिक है, अगर आप कोई चीज़ का बार बार यूज़ करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप एक कार को दिन में 6 बार स्टार्ट कर रहे हो, ऑन ऑफ कर रहे हो और 6 जगह की ट्रिप मार रहे हो, और एक कार है जो आपको एक ही बार यूज़ कर रहे हो, तो जो कार ज़्यादा यूज़ होगी वो ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो अगर आप बार बार मील्स लेते हो, बार बार स्नैकिंग करते हो, बार बार खाने करते हो, तो आपकी जो मैकेनिज़्म है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो एग्जॉस्ट होने वाली है। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स कम करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट में खाना खाते हैं, तो जब लेट के सो जाओगे तो जो ग्रेविटी जो आपके स्टमक के अंदर आपके एसिड को और खाने को नीचे पुल करके रखती है, वो ग्रेविटी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो आपने खाया और सो गए, तो ग्रेविटी वहाँ से हट गई, डिफेंसिव मैकेनिज्म। अब जो एसिड है वो आपके वॉल को इरिटेट करेगा और वॉल धीरे धीरे वीक हो जाएगा। तो हमें 2-3-4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, लाइक विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है, उस केस में भी आपका वॉल लूजन अप हो जाता है। तो B12 और डी की डिफिशियंसी को भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगर एसिड कम होता है स्टमक में तो बहुत सारे विटामिन लाइक जैसे मैंने अभी कहा, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा स्टमक में। जितने भी मेटेलिक हैं एंड कैटायंस लाइक मिनरल्स वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे स्टमक में। इसके लिए एसिड वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इतने ज़्यादा जब साइड इफ़ेक्ट है, पहला हमें क्या करना है, मील्स की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, अर्ली खाना खा लेना है, शाम को डिनर जल्दी नहीं, देर तक नहीं करना है। दूसरा, ऐसे जो डिफिशेंसीज़ हैं हमें वो करेक्ट करनी है। खाने में कुछ ऐसे खाने होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे एसिड के प्रोडक्शन को। भी जो आगे आने वाले जो वीडियो होंगे जो थोड़े लॉन्ग होंगे, ये शॉर्ट वीडियो है, तो उसमें बताऊंगा कि हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं अपने स्टमक एसिड। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा जब आप जिस देर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है जिस रात, अगले दिन एसिडिटी की ज़्यादा फील होती है। तो अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो एसिडिटी ज़्यादा फील होगी, क्योंकि सारा बायोलॉजिकल क्लॉक्स है। तो हमें ये सारी 4-5 चीज़ें मेन देखनी है। एक तो लेस फ्रिक्वेंसी ऑफ मील, फिर मील्स की टाइमिंग्स रखनी है, जो डिफिशेंसीज़ हैं वो करेक्ट करनी है। सुबह सुबह स्टिमुलेंट नहीं लेना है, स्टिमुलेंट मीन कैफीन एंड टी। कैफीन तो एक बार आप ले सकते हो, बट टी के साथ प्रॉब्लम ये है उसमें टेनिन्स बहुत ज़्यादा होता है। टेनिन्स की वजह से वो हमारी स्टमक म्यूकोसा को इरिटेट करता है। तो अगर दोनों में से अगर एक स्टिमुलेंट को आप लेना हो तो हमेशा ब्लैक कॉफ़ी बेटर होती है टी से। तो टी को सुबह हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर टी लेना है तो इवनिंग आवर्स की तरफ लेनी चाहिए, माइल्ड टी। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे जब करते हैं तो हमारी एसिडिटी इम्प्रूव होने लगती है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपको वैल्यूबल लगता है और आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ चाहिए कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं अपनी सारी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसके थ्रू मुझसे भी डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हो। थैंक यू।